नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। इसके पूर्व की कक्षा में हमारी आपकी मुलाकात हुई और हमने उत्तर वैदिक कालीन समाज को जाना। उत्तर वैदिक कालीन समाज के बाद हमारे अध्ययन का अगला केंद्र बनता है उत्तर वैदिक कालीन लोगों के जीवन में आर्थिक संरचना कैसी आ गई, उसमें क्या बदलाव आया। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ। तो उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या रही, इसी विषय पर आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और इस पक्ष पे हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का पक्ष जो हम जानने जा रहे हैं वह है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहा, इस विषय पर हम एक तुलनात्मक, प्रारंभिक दौर में एक तुलनात्मक समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक नवीन चेंज, एक नवीन बदलाव पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। और वो पुरातात्विक प्रमाण क्या है कि उत्तर वैदिक काल में हमको चित्रित धूसर मृदभांड और साथ ही उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, साथ ही हमको उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड भी प्राप्त होने लगते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड को हम PG और W के नाम से भी जानते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर। और उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड के विषय में हम NB, इसे हम NBPG के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड गे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में की आर्थिक व्यवस्था हमारे लिए अध्ययन का मूल विषय बनती है। क्योंकि इसी काल में हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी जो मिल जाते हैं। इसी समय उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व भी बढ़ा। एक जो और नवीन बदलाव आया वह बदलाव था कि एक तो इस युग में हमको मृदभांड मिलते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और दूसरा कि कृषि के क्षेत्र में नवीन बदलाव हम देख पाते हैं। यह नवीन बदलाव जो कृषि के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन में आया, इस बदलाव के आने का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण था कि
लोहे के धातु की प्राप्ति इसी युग में होती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौह धातु मानव के जीवन में प्रवेश करती है, आर्यों के जीवन में प्रवेश करती है। और इस लोहे की धातु उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन में आई, इसके भी कई प्रमाण हमें मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान का गांधार वाला क्षेत्र, जहाँ से वो उपकरण हमें मिलते हैं, और दूसरे उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से अतरंजी खेड़ा से जो साक्ष्य मिलते हैं वो पूरी तरीके से प्रमाणित कर देते हैं कि इसी युग में लौह धातु व्यक्ति के जीवन में एंट्री करती है। और लोहे की धातु जब उनके जीवन में आती है तो लोहे की धातु ने उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, और वह क्रांतिकारी परिवर्तन विशेष रूप से उनके आर्थिक जीवन पर पड़ा। वैसे यह जो पुरातात्विक साक्ष्य में मिलते हैं, इन साक्ष्यों की चर्चा हमको उत्तर वैदिक साहित्यों में भी मिलती है। थोड़ा सा नामों में बदलाव मिलता है, जिसको आज हम लोहा कहते हैं, उन्हीं को उत्तर वैदिक साहित्य कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन जो रहा वह ऋग्वेद काल की अपेक्षा अधिक बदलाव लिए हुए था। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को हम किन बिंदुओं के माध्यम से उसके आर्थिक संरचना को हम पूरी तरह से दृष्टिपात कर पाते हैं, उसी बात को हम समझते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे आर्थिक जीवन के अध्ययन का जो केंद्र होगा, उस केंद्र के वो मूलभूत तत्व क्या होंगे जिनको हम आधार बनाकर उसके आर्थिक जीवन की हम संकल्पना पूरी करेंगे, उसकी जानकारी पूरी करेंगे। तो आइए हम उसको एक खाके में उतारने का प्रयास करते हैं, और इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि उनका आर्थिक जीवन जो रहा, उस आर्थिक जीवन में आए हुए बदलावों से हम क्या देखते हैं कि आर्थिक जीवन उनका कुछ मूलभूत बिंदुओं में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है कृषि। कृषि आती है, यह उत्तर वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक जीवन का, अब उनकी अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था जो थी, अब वह पशुपालन पर आधारित न होकर प्रथमतः कृषि पर आधारित हो गई। उनके जीवन में स्थायित्व आ गया, और स्थायित्व आने के कारण वो ठहराव ले लिए, और ठहराव के चलते उन्होंने शुरू की कृषि, और कृषि के चलते एक आमूल-चूल परिवर्तन संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर वैदिक काल के उस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ जहाँ तक वो फैल चुके थे। तो कृषि उनके आर्थिक जीवन का मूलाधार रही। फिर कृषि के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो प्रायोरिटी में जो चेंजिंग आई थी, जैसे ऋग्वेद के काल की अर्थव्यवस्था जो थी वह पशुपालन पर आधारित थी। कृषि वो भी करते थे लेकिन न के बराबर। और यहाँ क्या हम देखते हैं कि इस कालखंड में वो कृषि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, और पशुपालन वो दूसरे क्रम में ले जाकर उन्होंने स्थान दिया। तो पशुपालन, चूँकि पशुपालन भी अर्थव्यवस्था को जानने का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, तो कृषि के साथ पशुपालन का जो जुड़ाव है वो आज से नहीं, सहस्त्रों वर्ष से ही रहा है। तो पशुपालन के बाद में हम क्या देखते हैं कि इस काल के साहित्य में हमको व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड भी बातें, उनसे संबंधित बातें भी हमको देखने को मिलती हैं। तो उनके जीवन में
व्यापार, वाणिज्य की भी चर्चा मिलती है। और इस व्यापार और वाणिज्य के साथ वो शिल्प जगत में भी उतर चुके थे, अर्थात शिल्प उद्योग में भी उनकी दिलचस्पी प्रारंभ हो गई थी। मानव जीवन की आवश्यकताएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी और उन आवश्यकताओं के चलते तरह तरह के शिल्पों का सृजन हो रहा था। उन शिल्पों के विषय में तैत्तरीय संहिता और वाजस्नेयी संहिता एक लंबी फहरिस्त हमको देती है कि कितने प्रकार के शिल्प उस समय समाज के चलन में आ चुके थे, लोगों के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वो कर रहे थे। इन शिल्पों के साथ हमारे लिए एक नवीन चीज दिखाई देने लगता है उत्तर वैदिक काल में ही, और वह क्या है? हम देखते हैं कि नगर, वैसे तो वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति थी, क्योंकि पूर्व वैदिक काल को हम स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में आई के कालखंड में आने पर हम क्या देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें देखने में जो मिलता है कि तरह तरह के पक्षों में आने वाले विकासों ने इस ग्रामीण संस्कृति को विकसित ग्रामीण संस्कृति में तब्दील कर दिया था। इस बात को हम रद्दोबदल नहीं कर सकते। तो विकसित ग्रामीण संस्कृति के रूप में हम उत्तर वैदिक काल के जीवन को देख पाते हैं, और यह जीवन, इसी जीवन के चलते जब कृषि बढ़ी, ऋग्वेद की अपेक्षा कृषि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुई, और कृषि की फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ उनके जीवन में लौह धातु का प्रवेश हुआ, तो वह लौह धातु से जिन भी उपकरणों का सृजन हुआ, जो भी उपकरण बनाए गए, उन उपकरणों ने कृषि के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और उस क्रांतिकारी परिवर्तन में हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े बैल हलों का निर्माण हुआ, जिनसे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जुताई की जा सकती थी, और वहाँ कृषि का वपन किया जाना शुरू हुआ। ऐसा कृषि उगाई गई, और इस प्रक्रिया में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और उस सरप्लस प्रोडक्शन ने, हम तो यह एक पहले से ही हमारे आपके बीच में इस विषय पर बात हो चुकी है कि जब जब भी किसी भी ग्रामीण संस्कृति में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होता है, तब रूरल कल्चर अर्बन सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट होती है। वह ग्रामीण संस्कृति शहरी सभ्यता में बदलने लगती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी हमें दिखाई देती है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों ने आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जहाँ हम देखते हैं जब द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, बड़े पैमाने पर हमें उत्तर भारत में, भारत के अन्य हिस्सों में बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिलने लगते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि यह उदेन उसी विकसित ग्रामीण संस्कृति की है जिसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और उसी ग्रामीण संस्कृति में कृषि में अधिशेष उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसका उदाहरण हम काठक संहिता से ले सकते हैं, हम अथर्ववेद से ले सकते हैं। काठक संहिता में 24 बैलों को एक साथ एक ही जुए में पिरोकर जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हलों की जुताई में, एक ही जुताई में 24 बैलों का प्रयोग किया जाना निश्चित रूप से हमें एक संकेत देता है, हमें यह इंडिकेट करता है कि कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन की प्रक्रिया बड़ी जोरों पर आ चुकी थी। तो हमारे मूल विषय में हम क्या देखते हैं कि वही प्रक्रिया आगे चलकर हमको क्या देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में
उत्तर वैदिक काल में हमको इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक दौर में नगरों के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। जब कभी भी कोई सभ्यता अपने बॉर्डर लाइन पे जाती है तो वह अगली सभ्यता के अगले कालखंड की, अगली संस्कृति की जो मूलभूत विशेषता होती है उसका जन्म वह बीजारोपण वहीं से करती है। जैसे हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल के समाज में देखा कि समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था। तो वह वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के काल में जब हम देखते हैं तो वह वर्ण व्यवस्था हमको एकदम इनिशियल स्टेज में दिखाई देती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक साक्ष्य दिखाई देता है, जो कि नवीन मंडल माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ नगरों की जो चर्चा हम यहाँ करेंगे, और नगरों की चर्चा, नगरों का निर्माण आर्थिक समुन्नयन का संकेतक होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में नगरों की भूमिकाएं प्रारंभ होती हैं। उसकी हम प्रारंभिक स्थिति ही मानेंगे, परंतु यह कि उसके साक्ष्य यहाँ पर हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम कृषि के क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि में हम क्या देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जब हम अपने अध्ययन का केंद्र हम कृषि पर लाके अपने को स्थापित करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। हम क्या पाते हैं कि आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था, कृषि था। अब वह पूर्व वैदिक युग के पशुपालन अब नहीं रहा, पशुपालन वह गौण हो गया, और कृषि उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो जाती है। तो कृषि के मूल आधार हो जाने से इस युग के साहित्य में भी हम कृषि हो गई। इस चीज़ के प्रमाण हमारे पास क्या हैं, तो हम इस युग के साहित्य में कृषि से संबद्ध अनेक साक्ष्य पाते हैं। साहित्य में कृषि से संबद्ध अनेक साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं। तो वो साहित्य क्या क्या है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद पहला साक्ष्य में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य मिलता है, और वाक्य क्या मिलता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद जिस बात की चर्चा करता है, जो कोटेशन वो देता है, जो जिस बात को वो व्यक्त कर रहा है, तो वह कहता है कि अन्न ही ब्रह्म है, और इसी अन्न से ये क्या कहता है कि अन्न ही ब्रह्म है, और इसी अन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसी बात कौन कहता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद। आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अन्न ही ब्रह्म है किस साहित्य में कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि तैत्तिरीय उपनिषद। फिर दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि एक ग्रंथ में मिलता है, और ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण ही वह पहला ग्रंथ है, यही वह पहला ग्रंथ है
जिसमें कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। कृषि की सभी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें मिलता है। कृषि की सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो कृषि की कैसे कृषि की जाती है। खेतों की जुताई होती है, बुआई होती है, और उसके बाद में जब कृषि उपज जाती है और पक कर तैयार होती है तो उसकी कटाई की जाती है, और उस कटाई के बाद में उसकी मड़ाई करने के बाद में अन्न को प्राप्त किया जाता है। तो ये चारों ही प्रक्रियाओं का वर्णन एक ही जगह पर यदि किसी ग्रंथ में किया गया है तो वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। यह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कृषि की सभी प्रक्रियाओं का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो आपके मन मस्तिष्क में इसको स्थायी रूप से ठहराव मिलना चाहिए कि वह ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में जो इन प्रक्रियाओं के विषय में जो चर्चा मिलती है उसमें हम क्या पाते हैं कि कृशंतः, इसमें क्या मिलता है, कृशंतः बपंतः कटंतः और मृणंतः शब्दों का प्रयोग किया गया है। कृशंतः, बपंतः और कटंतः, इसी को लुड़ंतः भी मिला है, इसी को लुड़ंतः भी कहा जाता है। तो कृशंतः, बपंतः, लुड़ंतः और मृणंतः, ये चार शब्द यहाँ मिलते हैं जिनके अर्थ होते हैं कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। अर्थात यह प्रारंभिक प्रक्रिया और यह अंतिम प्रक्रिया तक के बीच के सभी पक्ष हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो कृषि की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो कृषि से रिलेटेड जो भी बातें हैं वहाँ हम यह देख पाते हैं, कृषि से संबंधित शतपथ ब्राह्मण में और भी तमाम पक्ष मिलते हैं। इस ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि से रिलेटेड हमको और भी कई सार्थक चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि कृषि से संबंधित अनुष्ठानों की चर्चा, कृषि अनुष्ठानों की चर्चा इसी ग्रंथ में आती है। शतपथ ब्राह्मण ही करता है। शतपथ ब्राह्मण यह बताता है कि राजा जनक को स्वयं, शतपथ ब्राह्मण राजा जनक को स्वयं हल पकड़कर खेती करते हुए दिखाता है, अनुष्ठानों की चर्चा करता है। और क्या कहता है कि राजा जनक को स्वयं हल पकड़ कर खेती करते हुए उल्लिखित किया गया है। साथ ही इसी शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर इंद्र की चर्चा आती है और यह बताया जाता है कि इंद्र को यहाँ मुनशिर कहा गया है। यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में ही इंद्र को सुनशिर कहा गया है। सुनशिर कहा गया, और सुनशिर कहा जाता था हलवाहा को, सुनशिर कहा गया है। तो इंद्र को सुनशिर कहना इंद्र के विषय में
इंद्र के विषय में हलवाहे के रूप में उसका प्रदर्शन किया जाना यह स्पष्ट करता है कि इस युग में उत्तर वैदिक के काल में, उत्तर वैदिक कालखंड में खेती का काम जो किया जाता था वह कोई अपमानजनक कार्य नहीं था। इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, सम्माननीय था, यह कार्य भी सम्माननीय माना जाता था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कृषि के संदर्भ में हमें तैत्तिरीय उपनिषद के साथ शतपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के साथ ही हमें और भी साक्ष्य मिलते हैं और भी ग्रंथ मिलते हैं जो कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंध रखने वाले साक्ष्य में उपलब्ध कराते हैं। तो इसी के आगे हम देखते हैं कि जो ग्रंथ हमें चर्चा में मिलता है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और इसी के साथ हमने देखा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो शतपथ ब्राह्मण जैसे हमने कृषि के संपूर्ण विधाओं की चर्चा की, संपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी वहां मिलती है। तो वैसे ही तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय उपनिषद के साथ हमको क्या एक और भी चीज मिलती है। तैत्तिरीय संहिता में हम क्या देखते हैं, तैत्तिरीय संहिता में वर्णन आया है कि वर्ष में 2 बार फसलों को उगाया जाने की चर्चा मिलती है। यहाँ तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाने की चर्चा मिलती है, उगाने का वर्णन किया गया है। इन 2 बारों में हम क्या देखते हैं कि एक बार यव की खेती के साक्ष्य मिलते हैं और दूसरी ओर हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल की खेती कब की जाती थी, चावल। ये तैत्तिरीय संहिता इस बात को कहती है। यव के विषय में कहा जाता है कि इसे शीत ऋतु में बोकर और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता था। इसे यव को शीत ऋतु में बोकर ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता था। अर्थात इस फसल की खेती कब की जाती थी, तो यह शीत में बोकर ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता था। और यही चावल के विषय में पता चलता है कि इसे वर्षा ऋतु में बोकर शीत में काटा जाता था। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, तैत्तिरीय संहिता हमको वर्ष में 2 बार फसल की चर्चा उपलब्ध कराती है। तो साथ ही साथ अतिरिक्त फसलों में तैत्तिरीय संहिता में हमें कुछ और फसलों की जानकारी मिलती है, जिनमें उड़द, तिल, मासा और मसूर की जानकारी भी हमको तैत्तिरीय संहिता से ही मिलती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इन ग्रंथों में हमें कृषि के एक लंबी चर्चा मिलती है। उसमें कई तरह के फसलों की चर्चाएं मिल जाती हैं। अथर्ववेद में हमको एक शब्द मिलता है, इसी के साथ में एक नवीन साहित्य हमें और मिलता है जो हमें कृषि से जोड़ता है, और वह साहित्य है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक शब्द मिलता है पृथ्वैन्य, इसी को पृथ्वीवेन भी कहते हैं। कहीं कहीं पृथ्वीवेन शब्द मिलता है, पृथ्वीवेन। अर्थात ये इनके विषय में हम क्या मानते हैं कि ये कृषि अभियंत्रक थे, अर्थात ये कृषि इंजीनियर थे। ये
कृषि, वैज्ञानिक थे या इंजीनियर थे, वैज्ञानिक। कहा जाता है कि पृथ्वी ने ही सबसे पहले कृषि और हल का ज्ञान प्रदान किया था, ज्ञान प्रदान किया। ये अथर्ववेद कहता है। अथर्ववेद से जो चीजें मिल पाती हैं उसमें हम यही देखते हैं, हल और कृषि को जन्म दिया। और इस युग में अथर्ववेद से ही जो जानकारी मिलती है कि इस युग में जौ के अतिरिक्त, जौ अर्थात यव के अतिरिक्त गोधूम अर्थात गेहूं किस नाम से जाना जाता था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वो गोधूम कहा जाता था। और चावल, जौ, गोधूम और व्रीहि, इसको व्रीहि अर्थात चावल मुख्य फसल थी, ऐसा अथर्ववेद कहता है। अथर्ववेद की इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद पहली बार पृथ्वी की चर्चा करता है। और पृथ्वी को हम किस चीज से समीकृत करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी अर्थात वो कृषि वैज्ञानिक, कृषि इंजीनियर थे। इनके साथ ही वो जौ अर्थात यव, गोधूम अर्थात गेहूं, व्रीहि अर्थात चावल के विषय बताता है कि यही उस टाइम की मुख्य फसलें थी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और अथर्ववेद में और भी जो चीजें मिलती हैं उसमें पता चलता है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अकाल जैसी समस्याओं के लिए इसमें देवताओं की पूजा की गई है, ताकि इस तरीके की आपदाएं उनके जीवन में, उनके कृषि के पक्ष को बिगाड़ने के लिए न आने पाए। इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी उन्होंने इन सारी चीजों के लिए की है। और चावल के संदर्भ में, चावल के विषय में, व्रीहि के विषय में अथर्ववेद बताता है चावल की वह दो किस्मों की चर्चा करता है, व्रीहि और तंदुल। चावल के विषय में हम क्या देखते हैं कि चावल के विषय में अथर्ववेद दो प्रकार की चीजें चर्चा करता है। उसमें एक वो व्रीहि और दूसरी तंदुल, जो संभवतः एक अच्छी वैरायटी थी, उस युग में एक अच्छी वैरायटी के रूप में मानी जाती थी, तंदुल। और इन दोनों के ही साक्ष्य हम क्या देखते हैं कि चावल के जो साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देते हैं, वो साक्ष्य हमको दो स्थलों से मिलते हैं। चावल के जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, ये साक्ष्य हमको अतिरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से भी उत्खनन के माध्यम से मिलते हैं। तो अथर्ववेद में मिलने वाली ये उल्लेख और उनका उत्खनन में मिलने वाला साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात को हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर देता है कि अथर्ववेद में वर्णित चीजें यथासंभव सार्थक रही हैं। सिंचाई की जहां तक बात है तो सिंचाई के विषय में भी अथर्ववेद चर्चा करता है। अथर्ववेद कुओं से सिंचाई और नहर से सिंचाई की चर्चा करता है। कुओं के विषय में अथर्ववेद का मानना है, अथर्ववेद कुओं को वर्षाकूप कहता है। वर्षाकूप अर्थात तालाब के रूप में जहां जल संग्रह किया गया हो, उसी हिसाब से वो इस बात की भी चर्चा करता है और बताता है कि सिंचाई वर्षाकूप और नहर को अथर्ववेद में पुल्या कहा गया है। पुल्या के माध्यम से की जाती थी। सिंचाई के विषय में भी हमें चर्चा मिलती है और सिंचाई कृषि के लिए बेहद प्रासंगिक हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस काल में ये चीजें हमें दिखाई देती हैं।
फिर साथ ही अथर्ववेद में और भी चर्चाओं के साथ में एक चर्चा मिलती है कि इस काल में गोबर की खाद का भी वर्णन अथर्ववेद करता है। क्योंकि गोबर की खाद को हम ऋग्वेद के काल में भी देखे हैं कि ऋग्वेद के काल में उस गोबर की खाद को क्या कहा गया है, तो वहां पर हम चर्चा में पाते हैं कि ऋग्वेद के काल में गोबर की खाद को करीश शब्द से संबोधित किया गया है। और उत्तर वैदिक काल में भी अथर्ववेद के माध्यम से जो हम देखते हैं तो उसमें शकृत और करीश, अथर्ववेद में ही हम क्या देखते हैं कि शकृत और करीश शब्दों का प्रयोग गोबर की खाद के लिए किया गया है। गोबर की खाद के लिए किया गया है। अथर्ववेद में ही एक अन्न नापने, अन्न मापक पात्र की भी चर्चा आती है, जिससे कि अन्न का मापन कार्य संभव होता था और उसके लिए उसमें उर्दर शब्द आया है। अन्न जिससे मापा जाता था, मापक जो पात्र था उसको अथर्ववेद उर्दर शब्द से संबोधित करता है। ये अन्न मापक पात्र था। तो इन साक्ष्यों के माध्यम से हम यह देखते हैं कि कृषि से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो ऋग्वेद, अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल में हमें बहुत से उल्लेखों के साथ दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद में और भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिनमें हम कृषि के संदर्भ में अछूते रहे हों। यजुर्वेद में हमें चावल की 5 किस्मों की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में हमको एक नवीन ग्रंथ मिलता है, दूसरा यजुर्वेद में हम क्या देखते हैं कि यजुर्वेद में चावल की 5 किस्म अर्थात प्रकार हमें मिलते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि ब्रीही ये एक उस उत्तर वैदिक काल की सर्वोत्तम कोटि थी, एक बेहतरीन इसको माना जाता था। और इस चावल के विषय में इसकी बड़ी भूरि प्रशंसा इन ग्रंथों में की गई है। महाब्रीही और कृष्ण ब्रीही, आशु ब्रीही के साथ ही, कृष्ण ब्रीही और आशु ब्रीही के साथ ही हम क्या देखते हैं कि आशुधान्य और हायन के रूप में भी इसको देखा जाता है। आशुधान्य और हायन ये चार चीजें, 5 प्रकार उसमें चावल के किस्में मिलते हैं। इस आशु ब्रीही को ही शुक्ल ब्रीही भी कहा गया है। इसको भी शुक्ल ब्रीही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यजुर्वेद के साक्ष्यों से पता चलता है कि अन्न भंडारण में लोगों का झुकाव चावल की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए चावल की कई किस्मों की चर्चा हमको यजुर्वेद में मिलती है। तो यजुर्वेद में इन फसलों के अलावा भी कुछ अन्य फसलों की चर्चा हमें मिलती है। अन्य फसलों में हम क्या पाते हैं? अन्य फसलों में हम देखते हैं यव महत्वपूर्ण है। यव के साथ ही मांस श्यामक गन्ना, यव मांस श्यामक गन्ना अर्थात ईख की भी खेती ये लोग किया करते थे। और इसके बाद ही सन और तिल की भी चर्चा मिलती है। सन और तिल, ये श्यामक क्या था? तो यह मोटा अनाज था, मोटा अनाज हुआ करता था। तो अन्य फसलों की भी फहरिस्त हमको यजुर्वेद के साक्ष्य से मिलती है। यजुर्वेद के साथ ही हमको काठक संहिता से भी कृषि से रिलेटेड कुछ बातें मिलती हैं। काठक संहिता एक ग्रंथ है। काठक संहिता में क्या मिलता है? तो काठक संहिता में हमें
24 बैलों के द्वारा 24 बैलों से जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। जुताई के साक्ष्य में मिलते हैं। काठक संहिता के साथ ही साथ अथर्ववेद में भी 6 से लेकर 12 बैलों के साथ, काठक संहिता के साथ ही अथर्ववेद में भी 6 से 12 बैलों से जुताई के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इन इतने बैलों का एक साथ मिलाकर खेतों की जुताई में उनका प्रयोग किया जाना कहीं न कहीं से उनकी गहरी जुताई की ओर इशारा करता है कि उत्तर वैदिक आर्य कृषि में गहरी जुताई के प्रति अब रुझान ले रहे थे, वो जागरूक हो रहे थे। तो इस तरह से इनके साथ ही एक नवीन ग्रंथ हमको और मिलता है जो कृषि से रिलेटेड अपनी बात रखता है। उसमें हम देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद से भी कृषि के विषय में जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में सबसे मूल बात तो यह मिलती है कि इसमें दुर्भिक्ष की चर्चा की गई है। दुर्भिक्ष कृषि के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पक्ष होता है। दुर्भिक्ष के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसमें एक कथा मिलती है, एक भावना विश्वकर्मा की कथा मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में ही हमें भावना विश्वकर्मा की कथा मिलती है। भावना विश्वकर्मा नामक राजा की एक कथा मिलती है। इस कथा में, इस भावना विश्वकर्मा नामक राजा की कथा से जो साक्ष्य निकलता है, जो कृषि से जुड़ी बात सामने आती है, उसमें उस वक्त कथा जो कहती है, कथा से पता चलता है कि एक बार भावना विश्वकर्मा नामक राजा ने एक ब्राह्मण को एक बड़ी भूमिराश दान में दे दी। जब बड़ी भूमिराश उन्होंने ब्राह्मण को दान में दे दी, परंतु वह भूमि ब्राह्मण के साथ जाने से इनकार कर गई। भूमि का दान दिया जाना और भूमि का जाने से इनकार किया जाना एक संकेत दे गया, और संकेत वह यह था कि भावना विश्वकर्मा कथा से जो संकेत मिलता है, संकेत यही मिलता है कि इस काल में, इस अवधि में भूमि दान की परिपाटी अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। तो इस प्रकार कृषि से रिलेटेड जितनी सारी बातें हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती हैं। ये सारे तथ्य, ये सभी तथ्य हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। यह हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कारगर है। इन पर बहुत सारे प्रश्नों का बनना स्वाभाविक है। तो इस तरह कृषि के विषय में जितने भी साक्ष्य हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद, यजुर्वेद, काठक संहिता, छांदोग्य उपनिषद जैसे साहित्यों के माध्यम से हम कृषि के विषय में, उत्तर वैदिक काल में कृषि की स्थिति क्या थी, कृषि की सिचुएशंस क्या थी, उसको हम जान पाते हैं। उनके बाद हम आर्थिक जीवन में जिस पक्ष को देखते हैं वह पक्ष है पशुपालन। पशुपालन के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जिन पशुओं को पाला जाता था, पालतू पशु जो थे, पालतू पशु, उनमें हम क्या देखते हैं कि गाय सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पशु था। सबसे प्रमुख
प्रमुख और महत्वपूर्ण पशु था गाय। गाय के साथ ही हमको जो चर्चाएं मिलती हैं उसमें हम बैल, भेड़, बकरी, बैल, भेड़, बकरी, अश्व अर्थात घोड़ा, गाय, बैल, भेड़, बकरी, अश्व, सूअर, हाथी जैसे जानवरों के पाले जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यह जानवर, यह पशु हाथी उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले पालतू बनाया गया। चूंकि ऋग्वेद के काल में हाथी हमको क्या दिखाई देता है कि कौतूहल का विषय दिखाई देता है। हाथी हमें कौतूहल का विषय दिखाई देता है और उसको पहली बार हमको उत्तर वैदिक काल में हम एक पालतू पशु के रूप में देख पाते हैं। इस युग में गाय की पवित्रता, गाय की महत्वपूर्ण था। इसकी पवित्रता और भी बढ़ी जबकि ऋग्वेद के काल में हम देखते हैं कि यह गाय अघन्या के रूप में जानी जाती है, व्यक्त की जाती है। अघन्या अर्थात न मारने योग्य है। तो गाय की महत्ता इसमें और बढ़ रही, इसकी पवित्रता और भी बढ़ रही थी। अथर्ववेद में एक ग्रंथ मिलता है, अथर्ववेद में गाय, बैल और अश्व में गाय, बैल और घोड़ा के लिए, घोड़ा की प्राप्ति के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में जो साक्ष्य मिलता है, अथर्ववेद में गाय, बैल और घोड़ा की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। हाँ, तो ये प्रार्थना इंद्र से इन तीन पशुओं के लिए प्रार्थना का किया जाना यह स्पष्ट करता है कि उस युग में ये तीन पशु आर्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण की बात करें हम अथर्ववेद के साथ ही, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन आया है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न कमीशन बनाता भी है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, किस ग्रंथ में कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है शतपथ ब्राह्मण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उत्तर वैदिक काल का, जो सभी पक्षों पर अपनी बात रखता है, बड़ी प्रमुखता से कहता है। तो इस समय हम क्या देखते हैं कि बैलों को, इस समय उत्तर वैदिक काल में हम पशुपालन के अंतर्गत क्या देखते हैं कि बैलों को अर्थात बड़े बैलों को, शतपथ ब्राह्मण से पता है कि बड़े बैलों को महोक्ष शब्द से संबोधित किया जाता था। महोक्ष शब्द किस पशु के लिए आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि बैलों के लिए महोक्ष शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में एक बात आती है, एक जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में पता चलता है कि भगवान अश्विन का रथ दो गधे
खींचते थे। दो गधों की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलने से यह पता चलता है कि गधे भी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के पालतू पशुओं में स्थान अपना रखते थे। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, और पशुपालन पर जो चर्चाएं जिन ग्रंथों से मिलती है उनमें अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण महत्वपूर्ण हैं। और इनसे ये अथर्ववेद से पता चलता है कि गाय, बैल और घोड़ा की प्राप्ति के लिए उस युग के लोग इंद्र से प्रार्थना करते थे। और शतपथ ब्राह्मण से जो पता चलता है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करने वाले पशु थे। बड़े बैलों को महोक्ष कहा गया, और अश्विन देवता का रथ किनके माध्यम से खींचा जाता था? तो दो गधों के माध्यम से अश्विन का रथ खींचे जाने का साक्ष्य मिलता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुंचते हैं? हम देखते हैं कि उस युग में व्यापार की क्या कंडीशन थी। व्यापार के क्षेत्र में हम जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि व्यापार का मार्ग, व्यापारिक मार्ग क्या था? ये व्यापार तो करते थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। फिर व्यापारिक मार्ग क्या था? क्या वो जलीय व्यापार करते थे या स्थल के माध्यम से व्यापार करते थे? इनके व्यापार का रूट क्या होता था, इसको हमको देखना होता है। फिर हम देखते हैं कि इनके व्यापारिक वस्तुओं में क्या देखते हैं कि इनके लेन देन का माध्यम क्या था, अर्थात विनिमय क्या था? विनिमय का माध्यम क्या था? फिर हम देखते हैं कि इनमें ब्याज की परंपरा थी, ब्याज हमें दिखाई देता है। और साथ ही हमें एक और पक्ष दिखाई देता है बाट। इनका एक तौलने का एक मापदंड भी था, बाट को भी हम देख पाते हैं। व्यापारिक मार्ग में हम क्या देखते हैं कि व्यापार में इनमें जल और स्थल दोनों मार्गों की चर्चा हम देख पाते हैं। व्यापारिक मार्ग के विषय में हम जो देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण, जल मार्ग के लिए हम क्या देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और वाजसनेयी संहिता दो ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक आर्यों को पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्रों का ज्ञान था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि उनके पास पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्रों का ज्ञान था। और वाजसनेयी संहिता में 100 डंडों वाले जलपोत की चर्चा आई है। जलपोत की जलयान की चर्चा आती है, जिसमें 100 डंडे लगे हुए थे जो नेत को साधते थे और हवा के माध्यम से ये जलयान मनचाही दिशा की ओर मोड़ लिए जाते थे। तो ये साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों की जानकारी का मिलना और वाजसनेयी संहिता में 100 डंडों वाले जलयान के विषय में चर्चा मिलना, यह स्पष्ट करता है कि ये इनका व्यापार जल मार्ग के माध्यम से भी होता था। स्थल मार्गों की बात करें तो ऐसा साक्ष्य हमको वाजसनेयी संहिता से ही मिलता है। वाजसनेयी संहिता से क्या मिलता है? उत्तर वैदिक साहित्य में वाजसनेयी संहिता में हम क्या देखते हैं कि वाजसनेयी संहिता में कुछ शब्दावलियां मिलती हैं, जैसे गण की चर्चा में मिलती है। गण के विषय में हम जो कह सकते हैं तो हम यह देखते हैं कि गण और गणपति की चर्चा वाजसनेयी में गण और गणपति
शब्द की चर्चा निश्चित रूप से ये श्रेणी संगठन की ओर इशारा करती है। श्रेणी संगठन का संकेत करती है। जो श्रेष्ठी या जेठक के नाम से भी आगे चल के जाने गए, तो श्रेणी संगठन या आर्थिक संगठनों की चर्चा करती है। और आर्थिक संगठन उत्तर वैदिक काल में हम पहले से भी यह देख पाते हैं कि कई श्रेणियों की चर्चा, कई संगठनों की चर्चा हमको उत्तर वैदिक काल के साहित्य में मिलती है, वाजपेयी संहिता में मिलती है। तो इनसे यह पता चलता है कि इस युग में श्रेणी संगठन के माध्यम से भी व्यापार को गति दी जा रही थी। और जो श्रेणी संगठन जिस व्यापार को गति दे रहा था वह संभवतः स्थल मार्ग ही रहा होगा, जिसके माध्यम से वो व्यापार अपना इस हिसाब से करते थे। विनिमय में हम क्या देखते हैं? विनिमय में क्या देखते हैं कि मूलतः विनिमय का माध्यम वस्तु ही थी। वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी। परंतु वैसे तो विनिमय का जो माध्यम है, विनिमय हम क्या देखते हैं कि मूलतः विनिमय का माध्यम उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही क्रियाशील था। परंतु उत्तर वैदिक साहित्य में हमें कुछ शब्दावलियां मिलती हैं, जैसे शतमान, निष्क, कृष्णल, ये शब्द शतमान, निष्क और कृष्णल, ये शब्द सिक्कों की ओर इशारा करते हैं, मुद्राओं की ओर इशारा करते हैं। इस शतमान और निष्क का जो मान था, शतमान और निष्क का जो मान था, निष्क और शतमान का मान जो था वो 320 रत्ती का मान था। यह मान 320 रत्ती का मान था। और वहीं कृष्णल के विषय में हम जो देख पाते हैं, कृष्णल के विषय में, तो कृष्णल 1 रत्ती या 1.8, ये 1 रत्ती या 1.8 ग्रेन मान था। तो विद्वानों में प्रारंभिक मुद्रा शास्त्रियों का मानना रहा है कि ये प्रारंभिक सिक्के थे, ये प्रारंभिक सिक्के थे। परंतु जो विद्वान मुद्रा शास्त्रियों की विचारधारा है, वो इनको यह मानते हैं कि ये मुद्राएं हो सकती हैं, परंतु ये नियमित प्रचलन में इस युग में उत्तर वैदिक काल में नहीं आई थी। नियमित प्रचलन में ये नहीं थी। नियमित प्रचलन में नहीं थी, नहीं दिखाई देती हैं। ये नियमित प्रचलन में नहीं थी। प्रारंभिक वह मुद्रा थी जो नियमित प्रचलन में नियमित प्रचलित होने वाले सिक्के आहत या पंचमार्क ही थे। ऐसा विद्वान मुद्रा शास्त्रियों का मानना है कि शतमान और निष्क या कृष्णल, यह कहा जा सकता है, यह माना जा सकता है कि वो सिक्कों के प्रारंभिक स्वरूप, सिक्कों के प्रारंभ की चीजें हो सकती है, अर्थात प्रारंभिक प्रयोग का उदाहरण हो सकती है। लेकिन ये नियमित प्रचलन में नहीं थी। नियमित प्रचलन में जो सिक्के थे, वो प्रचलित सिक्के जो थे प्रारंभिक, वो आहत या पंचमार्क ही मुद्रा भारत की प्राचीनतम नियमित मुद्रा प्रणालियों में थी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि नियमित सिक्कों विनिमय का माध्यम जो था वह मूलतः क्या दिखाई देता है कि हमें वो विनिमय का माध्यम मूलतः इसी पर डिपेंड था कि विनिमय का माध्यम मूलतः वस्तु विनिमय ही था। ब्याज के दृष्टिकोण से हम देखें
तो उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण दो साहित्य में मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय संहिता में ऐसा पता चलता है कि तैत्तिरीय संहिता से ज्ञात होता है कि इस युग में ब्याज का भी व्यापार कारोबार चलता था। ब्याज के लिए इस तैत्तिरीय संहिता में कुशीद शब्द आया है। इसमें कुशीद शब्द आया है ब्याज के लिए, और वहीं उधार देने के लिए कुशीदिन शब्द की चर्चा शतपथ ब्राह्मण करता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस युग में ब्याज का कारोबार भी अपनी जगह पर कार्यरत था। बाट प्रणाली में हम क्या देखते हैं, बाटों के विषय में जो साक्ष्य में मिलता है, तो बाटों के विषय में हम देख पाते हैं कि इस युग में बाट प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि बाट की मूल इकाई कृष्णल थी। बाट की मूलभूत इकाई, बाट की मूल इकाई यही कृष्णल थी, जिसका मान जो 1.8 ग्रेन मान की थी, बाट की मूल इकाई थी। साथ ही साथ हमको रतिका और गुजा भी, साथ ही हमको इस कृष्णल के साथ ही रतिका और गुजा भी प्राप्त होती है। रतिका और गुजा भी निश्चित रूप से भी उसी के समान थी। रतिका को प्राचीन भारत में बाट की प्राचीनतम पद्धति माना जाता है। रतिका को ही प्राचीन भारत में बाट की प्राचीनतम पद्धति माना जाता है। और रतिका के विषय में यह कहा जाता है कि साहित्यों में, उत्तर वैदिक साहित्यों में इसी रतिका को तुला बीज भी कहा गया है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में ये व्यापार और वाणिज्य अपने चरम पर था। फिर शिल्प पे हम आते हैं तो शिल्पों की एक लंबी फहरिस्त हमको मिलती है। शिल्पों में हम क्या देखते हैं कि धातु और भवन निर्माण शिल्प के साथ ही शिल्पों के विषय में हम देखते हैं। शिल्पों में हम क्या देखते हैं कि इस युग में धातु शिल्प, फिर भवन निर्माण शिल्प, और इसके अलावा वस्त्र निर्माण शिल्प की भी चर्चा हम पाते हैं। धातु निर्माण के विषय में हम क्या देखते हैं कि वासनेयी संहिता और जैमिनी संहिता। वासनेयी संहिता में वाजसनेयी संहिता और जैमिनी संहिता में लोहे के लिए, वाजसनेयी संहिता में लोहे के लिए श्याम अयस, इसमें वाजसनेयी संहिता में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का संबोधन हुआ है। और जैमिनी संहिता में लोहे के लिए कृष्ण अयस के रूप में इसे दर्शाया गया है। अथर्ववेद में तांबा और लोहा, अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं कि तांबा प्लस लोहा के लिए भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तांबे को उस युग में अथर्ववेद में लोहित अयस
और लोहे को श्याम अयस कहा गया है। तांबा को लोहित अयस, लोहित अयस, और लोहा को श्याम अयस, श्याम अयस के नाम से संबोधित किया गया था। धातु निर्माण के साथ ही भवन निर्माण शिल्प में भी हम क्या देखते हैं कि इस युग के लोग शिल्प निर्माण में भी आगे आ रहे थे। और शिल्प निर्माण में, भवन निर्माण के क्षेत्र में हम क्या पाते हैं कि भवन काष्ठ निर्मित होते थे। भवन जो इनका निर्माण होता था काष्ठ निर्मित थे, काष्ठ निर्मित थे। भवनों में सुरक्षा के मद्देनजर द्वार होते थे। भवनों में 4 प्रकार के भवन, 4 प्रकार के कक्ष होते थे। उन कक्षों में हम क्या पाते हैं कि हवीरधान, अग्निशाला, हवीरधान, अग्निशाला, पत्तनिका और उसके बाद में सदस्यम अर्थात बैठक, सदस्यम इसी को बैठक कहा जाता था, बैठक। इस प्रकार से उनके भवन निर्माण शिल्प भी उसमें महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद में हम अपने आते हैं वस्त्र निर्माण पर। तो ऊनी वस्त्रों का निर्माण ये कपास से परिचित नहीं थे, कपास नहीं था, कपास की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से सूती वस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था। उत्तर वैदिक साहित्य में ऊन को उरना कहा गया है, उरना के नाम से संबोधित किया गया। वस्त्र यही थे। वस्त्रों की बुनाई प्रायः स्त्रियां करती थी और वस्त्रों में जो कढ़ाई का काम किया जाता था उन स्त्रियों को कुशीदन कहा जाता था, कुशीदन के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये उस युग में शिल्प निर्माण, धातु निर्माण के साथ ही शिल्प निर्माण। इसके बाद में धातुकर्मी, स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, धातुकर्मी, स्वर्णकार, रथकार, ज्योतिष, नाई, कर्मकार। इस प्रकार से तमाम अन्य धातु शिल्पों के विषय में भी जानकारी हमें वाजसनेयी संहिता आदि ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ये 2 ग्रंथों से माध्यम से हमें 16-17 शिल्पियों की जानकारी मिलती है। वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमको शिल्पों के विषय में एक लंबी जानकारी मिलती है। इन शिल्पों के बाद आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात आप शेष बचती है और वह है नगर निर्माण की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो था वह विकसित ग्रामीण संस्कृति थी। इस व्यवस्था में नगरों की जानकारी नहीं थी। नगर निर्माण कार्य नहीं होता था। यदि हम नगरों की श्रेणी में मान भी लें तो सिर्फ 2 नगरों की चर्चा, हम उनको भी प्रारंभिक नगर ही कह सकते हैं। एक हस्तिनापुर और दूसरा कौशाम्बी को ही प्रारंभिक नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत माना जा सकता है कि जो नगर होने की श्रेणी में आ रहे थे। बाद बाकी कुल मिलाजुलाकर आर्थिक जीवन में नगरों की संकल्पना अभी उत्तर वैदिक काल में नहीं आई थी। नगरों की संकल्पना ठीक उत्तर वैदिक काल के ड्यूरेशन के बाद उत्तर भारत और भारत के तमाम क्षेत्रों में नगरीकरण की, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ठीक है, इस प्रकार ये सारे पक्ष उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को हमारे पुष्ट करते हैं। अगली कक्षा में उत्तर वैदिक कालीन धर्म और आश्रम व्यवस्था के साथ एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।